नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे 1857 की क्रांति का, और 1857 की क्रांति में अपन ने एक तो 1857 की क्रांति के कारणों की चर्चा की थी, और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस, इनकी बात की थी। और चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध जो पहली घटना मैंने आपको बताई थी वो 23 जनवरी 1857 को बैरामपुर में गठित हुई। यानी बैरामपुर की छावनी के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। दूसरी जो घटना हुई थी वो हुई थी फरवरी 1857। उसके बाद अपन ने बात की थी कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे के द्वारा कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया गया, और मंगल पांडे के द्वारा अपने दो सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। तो बताया था संभवतः 1857 की क्रांति का पहला व्यक्ति मंगल पांडे था जिसे अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई या फांसी पर लटकाया गया। संपूर्ण भारत में 31 मई 1857 का दिन पूरे भारत में क्रांति के लिए निश्चित किया गया था। क्रांति के समय भारत का बादशाह, क्रांति के समय भारत का बादशाह बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न था, और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो देखिए, संपूर्ण भारत में क्रांति का दिन निश्चित किया गया 31 मई को। क्रांति के समय भारत का जो मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न, तथा भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। लेकिन कुछ कारण ऐसे बने, देखो 31 मई को क्रांति का दिन निश्चित था, लेकिन कुछ कारण ऐसे बन गए कि 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई। तो क्रांति की शुरुआत कब होगी? 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई, और कहां से हुई? मेरठ से। 10 मई को
मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्रांति की शुरुआत हो गई। 11 मई 1857 को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। और 12 मई को क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना मुख्य नेता घोषित किया। तो आगे देखते हैं, देखिए 20 सितंबर 1857 को हडसन ने पुनः दिल्ली को जीता। तो देखते हैं 11 मई को क्रांतिकारी मेरठ से कहां आ गए, दिल्ली आ गए। और 12 मई को क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को अपना मुख्य नेता घोषित किया। यद्यपि बहादुर शाह अपनी वृद्धावस्था में था, एक बार तो बहादुर शाह ने क्रांति का नेतृत्व करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में बहादुर शाह ने क्रांति का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। 20 सितंबर 1857 को हडसन ने दिल्ली पर पुनः अधिकार किया और दिल्ली का जो रक्षक था जॉन निकलसन, यह क्रांतिकारियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। 21 सितंबर 1857 21 सितंबर 1857 को हडसन ने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को बंदी बनाया। 21 सितंबर 1857 को हडसन ने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को बंदी बनाया और बहादुर शाह को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। और रंगून में रहते हुए जनवरी 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। दिल्ली में 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दृश्य एक उर्दू शायर मिर्जा गालिब था। दिल्ली में मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति देखी थी और इस मिर्जा गालिब ने लिखा है कि खुदाई जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा रह गया है, यहां चारों तरफ रक्त के नाले बह रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध उर्दू शायर जो दिल्ली में 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दृश्य था। बहादुर शाह का निजी रिश्तेदार मिर्जा इलाही बख्श अंग्रेजों को
गुप्त सूचना देता था। बहादुर शाह का एक निजी रिश्तेदार जिसका नाम था मिर्जा इलाही बख्श, यह अंग्रेजों को गुप्त सूचनाएं पहुंचाया करता था। और बहादुर शाह के बारे में भी लिखा गया कि बड़ा बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। तो यह तो था देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई और 11 मई को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। 12 मई को बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिया और 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिश कमांडर हडसन ने दिल्ली पर पुनः अधिकार किया और 21 सितंबर को बहादुर शाह को हडसन ने हुमायूं के मकबरे से बंदी बनाया और उसे निर्वासित करके रंगून भेज दिया। जनवरी 1862 ईस्वी में रंगून में रहते हुए बहादुर शाह का निधन हो गया। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब, जो दिल्ली में क्रांति का प्रत्यक्ष दृश्य भी रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, क्रांति का विस्तार। तो पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि भारत का वह क्षेत्र जो 1857 की क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित रहा, तो वो था उत्तर प्रदेश। क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तो होगा उत्तर प्रदेश, और क्रांति से अछूता जो क्षेत्र रहेगा वो था मद्रास। और 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक जहां से आए, जिन्होंने भाग लिया, वो थे अवध के। तो सर्वाधिक सैनिक जिन्होंने भाग लिया वो अवध के सैनिक होंगे। तो अब आगे अपन बात करेंगे, देखिए लखनऊ में विद्रोह। और लखनऊ में विद्रोह होगा 5 जून 1857। 5 जून 1857 लखनऊ में विद्रोह हुआ। लखनऊ जो कि अपन कहेंगे अवध। और देखिए मैंने आपको कहा था कि 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। और अवध के विलय को भारतीय इतिहास की महान डकैती कहा जाता है। तो इसमें अपन चर्चा करेंगे, देखिए अवध। अवध के नवाब थे पहले, जिनका नाम था बिरजिस कादिर। तो अवध के नवाब क्रांति के समय बिरजिस कादिर थे। और ये बिरजिस कादिर जो है ये अल्पायु थे। अतः इनकी माता बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो कि अवध की नवाब बिरजिस कादिर की संरक्षिका थी। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 5 जून 1857 को 5 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह हुआ। हजरत महल, जिसे महक परी की उपाधि प्राप्त थी, हजरत महल की उपाधि थी महक परी। और लखनऊ में बेगम हजरत महल के विद्रोह का दमन ब्रिटिश कमांडर कॉलिन कैंपवेल
कॉलिन कैंपवेल के द्वारा लखनऊ में विद्रोह का दमन किया गया। तो ध्यान रखेंगे, क्रांति के समय जो नवाब होंगे वो तो होंगे बिरजिस कादिर, और बिरजिस कादिर की माता होगी बेगम हजरत महल, और हजरत महल की उपाधि होगी महक परी। और लखनऊ में विद्रोह का दमन करेंगे कौन? कॉलिन कैंपवेल। तो कॉलिन कैंपवेल के द्वारा बेगम हजरत महल के विद्रोह का दमन किया गया और बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई और गुमनाम स्थिति में नेपाल में रहते हुए बेगम हजरत महल का निधन हो गया। तो यह तो था लखनऊ में विद्रोह। अब अगली बात करेंगे कानपुर में विद्रोह। 4 जून 1857 कानपुर। देखिए, अपन ने बात कही थी 1857 के राजनीतिक कारणों में। 1857 के राजनीतिक कारणों के मध्य अपन चर्चा कर रहे थे कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, और नाना साहब का वास्तविक नाम दूदू पंत, वास्तविक नाम दूदू पंत था। और कहा था कि नाना साहब को 6 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती थी, लेकिन बाद में इनकी पेंशन बंद कर दी गई। तो कानपुर में विद्रोह 4 जून 1857 को नाना साहब के नेतृत्व में हुआ। नाना साहब के नेतृत्व में 4 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, नाना साहब के सेनापति का नाम था तात्या टोपे, और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम होगा रामचंद्र पांडुरंग। और देखिए, तात्या टोपे महाराष्ट्र के यवला गांव के रहने वाले थे। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला और अहमदनगर जिले का गांव है यवला गांव, यहां के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम पांडुरंग और माता का नाम रुक्मा देवी था। और ध्यान रखेंगे मित्रों, तात्या टोपे 1857 की क्रांति का अंतिम व्यक्ति था जिसे अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। तो नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। वही जो आपका लखनऊ में था कॉलिन कैंपवेल। कॉलिन कैंपवेल ने नाना साहब के विद्रोह का दमन किया और नाना साहब भी भागकर नेपाल चले गए और तात्या टोपे बाद में रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग दिया। तो पहले तो तात्या टोपे नाना साहब के सहयोगी रहे, नाना साहब के सेनापति थे, और नाना साहब के पतन के बाद तात्या टोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग दिया। तो यह था कानपुर में विद्रोह। अब देखते हैं
झांसी में विद्रोह। और झांसी में विद्रोह होगा 5 जून 1857। तो झांसी में विद्रोह कब होने वाला है? 5 जून 1857 को होगा। तो देखते हैं, देखिए झांसी में विद्रोह का नेतृत्व करेगी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया गया। देखते हैं, देखिए रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका या मनुकर्णिका। लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव और पुत्र का नाम था दामोदर राव। तो देखिए दामोदर राव रानी लक्ष्मीबाई का एक जायंदा पुत्र था, लेकिन दामोदर राव की मृत्यु बाल्यकाल में ही हो गई। उसके पश्चात गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बालक को गोद लिया और उसका नाम भी इन्होंने दामोदर राव रखा। तो यहां पर गोद निषेध प्रथा थी। अपन ने बात की थी कि 1853 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत, क्योंकि सरकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि किसी राजा के यदि कोई जायंदा पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र को उसका वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो इसका विरोध किया गया किसके द्वारा? रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। और रानी लक्ष्मीबाई ने नारा दिया, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का। और दूसरा नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो दो नारे लक्ष्मीबाई के। पहला नारा था खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का। और दूसरा नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी में पराजित हुई और झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। झांसी में पराजित होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आ गई और ग्वालियर में इस समय सिंधिया का शासन था। तो सिंधिया से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर छीना। अंग्रेज भी रानी लक्ष्मीबाई का पीछा करते करते ग्वालियर आ पहुंचे। 17 जून 1858 को 17 जून 1858 को
ब्रिटिश कमांडर यूरोज के साथ लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। तो देखिए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में यूरोज के साथ लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है कि यहां सोई हुई महिला भारतीय सैनिकों में एकमात्र मर्द है। यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा में कहा कि यहां सोई हुई महिला भारतीय क्रांतिकारियों में, भारतीय सैनिकों में एकमात्र मर्द है। तो यह था झांसी में विद्रोह। तो झांसी में विद्रोह की शुरुआत हो जाएगी 5 जून 1857 को। नेतृत्व करेगी रानी लक्ष्मीबाई और झांसी में पराजित होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आएगी। ब्रिटिश सेना भी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का पीछा करते हुए पहुंचे। 17 जून 1858 को ग्वालियर में ब्रिटिश कमांडर यूरोज के साथ लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। तो अब देखते हैं, देखिए बिहार में विद्रोह। या इसे कहेंगे आरा विद्रोह। तो आरा में विद्रोह का नेतृत्व करेंगे जगदीशपुर के जागीरदार कुंवर सिंह। आरा में विद्रोह का नेतृत्व करेंगे जगदीशपुर के जागीरदार कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का सबसे वयोवृद्ध सैनिक। 1857 की क्रांति का सबसे वयोवृद्ध सैनिक होगा कौन? जगदीशपुर के जागीरदार कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो कि 1857 की क्रांति का सबसे वयोवृद्ध सैनिक, और उस समय कुंवर सिंह की आयु थी 80 वर्ष। फैजाबाद विद्रोह। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा किया गया। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व करेंगे मौलवी अहमद उल्लाह। और मौलवी अहमद उल्लाह 1857 की क्रांति का सर्वोत्तम सैनिक था।
1857 की क्रांति का सबसे वयोवृद्ध सैनिक या सेनापति कुंवर सिंह और 1857 की क्रांति का सब सर्वोत्तम सैनिक मौलवी अहमद उल्ला था। मौलवी अहमद उल्ला ने फैजाबाद विद्रोह को, क्रांति को जिहाद घोषित किया। एकमात्र स्थान फैजाबाद होगा जहां पर जिहाद का नारा दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने मौलवी अहमद उल्ला पर 50,000 का इनाम भी रखा। तो एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी जिस पर मौलवी साहब अहमदुल्ला, जिन पर सरकार के द्वारा 50,000 का इनाम भी रखा गया। बरेली में विद्रोह और इलाहाबाद में विद्रोह। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि सर्वाधिक जो क्रांति से प्रभावित क्षेत्र रहेगा वो उत्तर प्रदेश। तो देखिए, अवध, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, बरेली, इलाहाबाद, इन क्षेत्रों में क्रांति प्रभावित है या ये क्षेत्र क्रांति से प्रभावित रहे। तो ये तो थे क्रांति का विस्तार। राजस्थान में भी क्रांति हुई और राजस्थान में क्रांति के समय अनेक राजाओं ने क्रांतिकारियों का सहयोग न करके ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया। तो अब अपन बात करेंगे, देखिए, क्रांति जो है यानी 1857 की क्रांति जो एक असफल रही और क्रांतिकारियों की असफलता के कारण जो होंगे, असफलता के कारणों में देखिए, पहला कारण होगा भारतीय शासकों का अंग्रेजों को सहयोग। जो देशी रियासतें थी, राजा थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग ना करके अंग्रेजों का सहयोग किया। स्वयं लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया होता तो मुझे कल ही इंग्लैंड भागना पड़ता। दूसरा, क्रांतिकारियों का एक कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, क्योंकि सभी क्रांतिकारी, सभी विद्रोही अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। उनका कोई एक जो सामूहिक उद्देश्य, लक्ष्य था, वो नहीं था, उसका अभाव था। इधर देखिए, बेगम हजरत महल तो अपने अवध के लिए लड़ रही थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपने उद्देश्य के लिए लड़ रही थी, नाना साहब जिसका पेंशन बंद कर देना उसका एक कारण था, तो वो अपने लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे। तो आप यूं कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों का कोई एक लक्ष्य निर्धारित नहीं था। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा, जो क्रांति की विफलता का सबसे बड़ा कारण होगा, क्रांति की विफलता का सबसे बड़ा कारण होगा
समय से पहले होना, यही क्रांति की विफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। क्योंकि देखिए, संपूर्ण भारत में क्रांति का दिन 31 मई को निश्चित किया गया था, जबकि क्रांति हो गई कब? 10 मई को। समय से पहले क्रांति होना यह क्रांति की विफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अगर संपूर्ण भारत में क्रांति 31 मई को एक साथ हुई होती तो शायद क्रांति का परिणाम कुछ और निकल पाता। तो आगे अपन बात करेंगे क्रांति के परिणाम। कि 1857 की क्रांति के क्या क्या परिणाम रहे। तो 1857 की क्रांति के परिणामों में पहला जो परिणाम आएगा वो होगा, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858, यानी आप यूं कह सकते हैं कि 1858 का एक्ट। और इस एक्ट में देखिए क्या क्या बातें थी। तो 1858 के एक्ट में जो बात कही गई वो क्या क्या है। पहला है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त तथा भारत में क्राउन का, या आप यूं कह सकते हैं ताज, ब्रिटेन की महारानी क्राउन का शासन प्रारंभ। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो ब्रिटेन की महारानी थी वो ब्रिटेन की महारानी होने के साथ साथ अब वो भारत की भी महारानी बन गई। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल प्रांत से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ था और 1858 के एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल का पद नाम परिवर्तित करके वाइसराय का पद सर्जित किया गया। देखिए, पहला परिणाम हुआ कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटेन के क्राउन यानी महारानी का शासन प्रारंभ कर दिया गया। अब महारानी ब्रिटेन की होने के साथ साथ वो भारत की भी महारानी बन गई। दूसरा परिणाम जो है वो गवर्नर जनरल का पद नाम परिवर्तित करके उसे नाम दे दिया गया वाइसराय और ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय कैनिंग को ही बनाया गया। देखिए, ब्रिटिश भारत का
अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो भी कैनिंग था, और ब्रिटिश भारत का पहला वाइस राय भी कौन रहा? कैनिंग रहा। तीसरा जो परिणाम होगा वो होगा 1856 के पूर्व की स्थिति लागू कर दी गई। 1856 से पूर्व जो स्थितियां थी वो लागू कर दी गई, और यह आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्हें जो गोद निषेध प्रथा थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। एक नवंबर 1858 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। और ध्यान रखेंगे मित्रों, इलाहाबाद भारत की एक दिन की राजधानी थी। तो भारत की एक दिन की राजधानी रही है इलाहाबाद। और परिणाम देखते हैं। सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया, और इस पील आयोग की सिफारिश पर भारतीय सैनिकों का अनुपात गठाया गया। पहले अनुपात था 5:1, यानी 5 सैनिक भारतीय और 1 अंग्रेज। इसके स्थान पर अनुपात बनाया गया 2:1, यानी 2 भारतीय और 1 अंग्रेज। दूसरा, भारतीय सैनिकों को तोप खाने में नियुक्ति देना बंद कर दिया गया। यानी इससे पहले भारतीय सैनिकों को आर्टिलरी विभाग में, आर्टिलरी डिपार्टमेंट में नियुक्ति दी जाती थी, लेकिन पील आयोग की सिफारिश पर, या यूं कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों को आर्टिलरी डिपार्टमेंट में नियुक्ति देना बंद कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि भारतीय सैनिक तोप खाने पर अधिकार करके वो तोप अंग्रेजों के विरुद्ध काम में लेते हैं। तो यह 1857 की क्रांति के प्रमुख परिणाम थे। अब क्रांति से संबंधित कथन, तो देखिए क्रांति से संबंधित कुछ कथन है। और क्या क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था या फिर राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था? तो इस पर कुछ विद्वान जो है उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया है कि कौन से विद्वान ने क्रांति को क्या माना है। तो सर्वप्रथम अपन बात करेंगे, देखिए एक तो होगा लॉरेंस, एक होगा सीले। तो लॉरेंस और सीले ने 1857 की क्रांति को केवल एक सैनिक विद्रोह कहा है। लॉरेंस और सीले के द्वारा 1857 की क्रांति को एक क्या कहा गया है? केवल सैनिक विद्रोह कहा गया है। कि 1857 की क्रांति
सैनिकों के द्वारा तो शुरू की गई और सैनिकों के द्वारा ही इसे दबा दिया गया। तो लॉरेंस और सीले ने इसको केवल एक सैनिक विद्रोह कहा है कि यह क्रांति जो है विद्रोह मात्र है जो सैनिकों के द्वारा प्रारंभ हुआ और सैनिकों के द्वारा इसे दबा दिया गया। L E R रिज, LER रिज ने 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह कहा है। तो देखिए दोस्तों, LER रिज ने 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह कहा है कि और कुछ नहीं था। यह जो धर्मांध थे, जो रूढ़िवादी थे, जो धर्म में अत्यधिक विश्वास करते थे, उनका ईसाइयों के विरुद्ध एकमात्र केवल छोटा सा विद्रोह था। TR होम्स, TR होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के मध्य विद्रोह कहा है। TR होम्स ने कहा है कि 1857 का जो विद्रोह था यह सभ्यता और बर्बरता के मध्य एक युद्ध था या विद्रोह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा है कि 1857 की क्रांति राष्ट्रीयता से प्रभावित भारतीयों का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। बेंजामिन डिज़रायली जो कि एक यूरोपीय है और बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। 1857 की क्रांति को बेंजामिन डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। VD सावरकर, VD सावरकर ने अपनी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, VD सावरकर पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो देखिए, VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो ये थे 1857 की क्रांति से संबंधित कथन। अगले चरण में अपन आगे का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।